आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा या जो विषय है बातचीत का, वो रहेगा मधुमक्खियों का एवं और जो परागण करता है मधुमक्खियों के अलावा उनका कृषि में महत्व और उनका योगदान। तो जहां तक मधुमक्खियों की बात है, मधुमक्खी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक आज के दिन सामाजिक प्राणी है। और मधुमक्खियों की हजारों प्रजातियां जो हैं आज इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। और खास करके हमारे जो किसान भाई हैं, खेती या जो हमारे बगीचे हैं, वन हैं, पेड़ फूल पौधे, यहाँ तक कि जो घास फूस जो भी चीजें हैं, इन हजारों प्रजातियों का इनके अंदर परागण में सहयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर मैं बात करूं कि कितना योगदान है मधुमक्खियों का परागण के अंदर, पॉलिनेशन के अंदर, अंग्रेजी में जो शब्द है उसको पॉलिनेशन कहते हैं और हिंदी में जो शब्द है वो परागण है। तो परागण के अंदर जो है लगभग 70 से 75% योगदान वो मधुमक्खियों का है। इसके अतिरिक्त जो 20-25% जो बचता है उसके अंदर परागण में सहायक दूसरे कीट हैं, जैसे कि तितली है, भावरे हैं, ततैये हैं, चमगादड़ हैं। हवा भी कई जगह इस प्रकार का जो है ना योगदान करती है। तो इस प्रकार से और छोटे बहुत कीड़े मकोड़े वो भी कुछ हद तक जो है वो परागण के कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों का परागण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जब हम हजारों प्रजातियों की बात करते हैं तो उन सब की चर्चा ना करके हमारे देश के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां ज्यादा आवश्यक हैं या ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, जहां तक मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात है तो 5 या 6 प्रजातियां हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से वर्तमान में 2 प्रजातियां वो पालतू रूप में, जिनका डोमेस्टिकेशन हम वो कहें, जिनको पाल सकते हैं, जिनको मधुमक्खी पालक जो है मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति वो जो है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन 1960s में भारत में हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, सक्षम परागण करता है। और ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तक विषम परिस्थितियों में, अगर खाने की कमी हो और पानी की कमी हो, तो ऐसी स्थिति में 2.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। वरना अगर फसलों की भरमार है, खाने की कमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो कार्य संपन्न करती है। तो और अगर हम इसको बक्सों में रखते हैं, मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी फसलों का प्रबंधन है, सरसों है, सरसों के बाद हमने सही जगह पर उसका माइग्रेशन किया है और फिर उसके बाद भी आगे माइग्रेशन ठीक किया है, तो लगभग वर्ष भर में 35-40 किलोग्राम जो शहद जो है, लीटर शहद, वो प्रति जो बॉक्स जो है ना प्राप्त होता है इस मधुमक्खी के द्वारा जो है। और ये जो है सब किस्म की फसलों में वो परागण के कार्य को संपन्न करती है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो एक प्रजाति है एपिस सिराना इंडिका, जो हमारी भारतीय इंडिजिनस मधुमक्खी है, वो नंबर 2 पे है हमारे उसमें क्षमता के हिसाब से और कार्य करने के हिसाब से। ये मधुमक्खी 1.5 से 2 किलोमीटर तक जाती, विषम परिस्थितियों में 2 किलोमीटर, वरना 1.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और अगर अच्छा प्रबंधन हो और इसको हम पालतू रूप में अपनाते हैं, और ये जैसे मैंने मेलिफेरा की बात की कि वो अगर मान लिया सर्दी के दिनों में सरसों की खेती होती है उत्तर भारत में, हरियाणा का पश्चिमी हरियाणा हो या राजस्थान के अलवर से लेके और भरतपुर कोटा तक का संभाग हो, या उत्तर प्रदेश के कई भाग हैं, दिल्ली के अक्षेत्र हैं, तो इन अक्षेत्रों में जब सर्दी की फसल खत्म होती है तो इनको हमें कहीं ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि इनको बहुत अच्छा खाना भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये माइग्रेशन को पसंद करती है। एक जगह, ये नहीं कि डिब्बे एक ही जगह रखे रहे साल भर, ऐसा नहीं। लेकिन जो
जो मैं सिराना इंडिका की जो बात कर रहा हूँ, जो भारतीय प्रजाति है, इंडिजिनस जो स्पीसीज है, उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है स्टेशनरी मोड को पसंद करती है। तो वो जो हमारे ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, दक्षिण भारत के इलाके हैं, कोकोनट की प्लांटेशन है या दूसरी प्लांटेशन जो उनके अंदर एक ही जगह रखकर हम उनको पालन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इनसे करीब 15 से 20 किलोग्राम शहद जो है वो प्रतिवर्ष प्रति बॉक्स प्राप्त होता है। तो ये दो पालतू प्रजातियां हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण परागण का कार्य भी करती हैं, और इनको बाय प्रोडक्ट के रूप में शहद या रॉयल जेली या वेनम या जो प्रोपेलिस, इस तरीके से ये चीजें भी प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है जितनी महत्वपूर्ण हमारी पालतू प्रजातियां हैं, हमारे ही देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जैसे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बहुत सारे भाग, महाराष्ट्र। इस प्रकार से और भी देश के भूभाग हैं जो कि शुष्क, सेमी एरिड और एरिड रीजन की कैटेगरी में आते हैं। और वहां पर जो है मधुमक्खियां, ये जो दो दो प्रजातियां हैं जो मैंने बताया कि सिराना इंडिका, उसका पालना संभव नहीं है। इवन दूसरी जो प्रजाति है मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, उसको भी पालतू रूप में वहां अपनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां वातावरण की परिस्थितियां विषम है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, तापमान बहुत ज्यादा जाता है, सर्दी में बहुत कम जाता है, धूल भरी आंधियां चलती है, पानी के स्रोत नहीं है, जो लाइट इंटेंसिटी है, जो प्रकाश की तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर कुछ जंगली प्रजातियां, वाइल्ड स्पीशीज, वो मौजूद हैं। और वो हमारी सारी जो खेती है इन इलाकों की, वो उन्हीं के ऊपर आधारित है। मैं उसमें चर्चा करूं सबसे पहले एपिस डॉर्साटा, जिसको रॉक भी बोलते हैं, पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, बहुत ही सक्षम परागण करता है। और देखिए, विषम परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है, और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर की विषम परिस्थितियों में, जब खाने की कमी हो, पानी की कमी हो, गर्मी में खास करके, दूरी तय करती है। और 1 मीटर लंबा अपना जो छत्ता बनाती है, बड़े पेड़ों पर, बरगद के पेड़ हों या दूसरे ऊंचे पेड़ हों या पुरानी ऊंची बिल्डिंग हो, ऊंचाई पर जाकर के ये अपने कॉम जो है या छत्ते को स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त और बहुत ही सक्षम परागण करता है। कोई फसल ऐसी नहीं है जिसमें ये परागण का क्षमता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती, सब फसलों में कार्य करती है। यहां तक कि मैं अगर चर्चा करूं, प्याज की बीज की फसल, जो प्याज का जो बीज बनता है, उसमें फूल जो आते हैं, फूलों के अंदर जो मरकंद, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, जिसको मधुमक्खियां लेने के लिए जाती है, अपना खाना बना, उन्हीं से बनता है खाना, शायद मरकंद से ही बनता है, नेक्टर से, और पोलन्स को भी इकट्ठा करती है ये। तो इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से उसमें चरपराहट होती है, पंजेंसी होती है प्याज के जो फूल है उनके अंदर, मरकंद के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दूसरी मधुमक्खियां भी मौजूद हों, लेकिन दूसरी फसलें भी मौजूद हों साथ साथ, तो वो उसको पसंद नहीं कर सकती। लेकिन एपिस डॉर्साटा ऐसी फसल को भी पसंद करती है। दूसरा उदाहरण है इसका मेथी, जो हमारी मोटी जो मेथी है, बोल्ड सीडेड मेथी, जिसको हम सर्दी में उगाते हैं और जिसका दाने का उपयोग करते हैं, और जिसको हरी पत्ती के रूप में सब्जी बनाने में, पराठा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित है। हालांकि इस फसल को परागण में सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एपिस डॉर्साटा इस फसल के ऊपर खूब विजिट करती है। और देखिए आप, इसके फूलों में भी हो सकता है मरकंद के अंदर और जो पोलन्स है उनके अंदर जो है सेपोनिन कंटेंट, जिसकी वजह से मेथी के अंदर जो कड़वाहट होती है वो विद्यमान होता होगा, जिसकी वजह से दूसरी प्रजातियां उसको लाइक नहीं करती। लेकिन एपिस डॉर्साटा इस फसल को भी विजिट करती है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, ये -2-3 डिग्री से लेके और 50 डिग्री तक की तापमान की क्षमता में कार्य करने की इसकी क्षमता है, लंबी अवधि तक कार्य करती है, और दूरी भी इसकी बहुत ज्यादा है। दूसरी जो प्रजाति इन क्षेत्रों में पाई जाती है वो है एपिस फ्लोरिया, लिटिल बी जिसको हम बोलते हैं। ये झाड़ी में, घास फूस में, बोगनविलिया में, इनमें अपना छत्ता बनाती है, और जो लगभग ये 500 से 600 मीटर, 700 मीटर तक की दूरी तय करती है। लेकिन एरिड और सेमी एरिड रीजन के क्षेत्रों में, ऐसे भूभाग में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्षम परागण करता है, छोटा छत्ता बनाती है। तो ये खास करके प्रजातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त आजकल हम जो है दूसरी प्रजातियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो आगे अनुसंधान का कार्य है। जैसे कि कारपेंटर बीज है, या जो है स्टिंगलेस बीज है, बिना डंक वाली छोटी मक्खी होती है, उनका भी उपयोग करके उनको भी पालतू रूप में अपनाया जा सकता है। आजकल उनको पालतू बना दिया है। इसी प्रकार से जो आजकल संरक्षित जो खेती चल रही है, ग्रीन हाउस, नेट हाउस वगैरह, उनमें परागण के अंदर कई बार परेशानी आती है, दिक्कत आती है। तो ऐसी परिस्थिति में टमाटर की फसल में खास करके स्वपरागित फसल होते हुए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हुए एडेड पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बम्बल बीज जो भंवरे के रूप में होती है, वो एक सक्षम परागण करता है। और पूरा यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, या भूमध्य सागर के ऊपर जो स्थित देश है, इजराइल है, मोरक्को है, और दूसरे देश हैं, वहां पर जो बम्बल बीज है वो बहुत ही सक्षम परागणकर्ता के रूप में उसको ग्रीन हाउस में, टमाटर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर उपयोग में लिया जाता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी के कारणों के कारण हम हिंदुस्तान में उस प्रजाति को यहाँ नहीं मंगाते, लेकिन हमने जो है हिमालय रीजन से अपनी खुद की इंडिजिनस जो बम्बल बीज है उनको एकत्र किया है, और उनके ऊपर अग्रणी एडवांस जो है वो अनुसंधान का कार्य जारी है, ताकि भविष्य में हम जो इस प्रकार की संरक्षित खेती को देश में बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ रही है, उसमें परागण के अंदर, टमाटर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर या दूसरी फसलों में कोई समस्या ना आए। तो इस प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खेती के लिए। और ज्यादातर खेती जो भी हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो तोड़िया हो, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो लीची हो, सेब हो, जो भी हो, वो सब के सब इन फसलों के ऊपर, इन मधुमक्खियों के ऊपर आधारित है उनका परागण का कार्य। और जब भी हमारी सक्षम उपज, जो जो पोटेंशियल यील्ड है वो प्राप्त होती है, और साथ साथ गुणवत्ता भी उन फसलों की प्राप्त होती है। पास्ट में, पुराने समय में हमारे किसान मधुमक्खियों के महत्व को नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब हमारा किसान जो है भारतवर्ष में, वो मधुमक्खियों के जो है योगदान को, उनकी महत्व को अब समझने लगा है। तो जहां तक बात है, लेकिन अभी भी कई किसान इन बातों से अनभिज्ञ हैं। और जब ये मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों के बक्से लेके उनको उनके खेतों पे जाते हैं, चाहे सरसों के खेत हो या दूसरी फसलों के खेत हों, तो वो उससे चिंतित होते हैं। उनकी चिंता ये रहती, कहीं ये मधुमक्खियां हमारी फसलों के फूलों का रस ना चूस लें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रस नहीं चूसती, वो आपके फसलों पे विजिट करती हैं, वहां से मरकंद, नेक्टर और पोलन को इकट्ठा करती हैं, और उसके बदले आपकी फसलों में परागण का कार्य करती हैं। अगर वो ना हो तो ना आपका एक लौकी लगेगी, ना आपका सरसों का दाना बनेगा, ना आपका सौंफ का दाना बनेगा। इस प्रकार से जो परपरागित जो फसलें हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें आपका सारी बीजीय मसाला फसलें हो गई, आपका धनिया हो गया, आपका सौंफ हो गया, आपका अजवाइन हो गया, आपका कलौंजी हो गई, आपकी विलायती सौंफ हो गई, ये सब सोवा हो गया, इसके अतिरिक्त आपकी सरसों हो गई, आपकी तोड़िया हो गया, आपकी बेल वाली सब्जियां जितनी हो गई, ये सब परपरागित फसलें हैं। बाजरा है, ये सब मेज है, मक्का है, ये परपरागित फसलें हैं। यहाँ तक कि फल जो बगीचे, फल वृक्ष जो हैं, जिनमें लीची है, आम है, आपका सेब है, आपका अमरूद है, आपके दूसरी जितने भी फल वृक्ष हैं, जो भी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वनस्पति है, कहीं ना कहीं हर किसी में परागण के कार्य को मधुमक्खियां ही संपन्न करती हैं, या कई जगह जो दूसरे परागण करता है वो भी इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसलिए हमारे किसानों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खियां आपकी फसलों की जो है उपज बढ़ाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाती है, इसलिए वो चिंता की विषय नहीं है। और आप देखें जो विकसित देश है उनमें ये जो मधुमक्खी पालन है, ये एक सेवा क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है, एक सर्विस सेक्टर के रूप में। कि किसान बताता है मेरे पास 10 एकड़ खरबूजे का खेत है, तो उसमें जो कंपनी है वो मधुमक्खियों के बक्से प्रोवाइड करती है, और उसके एवज में, उसके बदले
उनसे पैसे लेती है, और ये उस कंपनी को पता है कि किस स्टेज में, किस अवस्था में कितने बक्से कौन सी प्रजाति के खेत में इंट्रोड्यूस करने हैं 10 एकड़ में, और उनको किस डायरेक्शन में रखना है, किस दिशा में रखना है। और किसान को अगर फसलों के ऊपर स्प्रे करना है तो भी उनको बताना पड़ेगा उसको, कंपनी को, ताकि वो उसका प्रबंध करें। और कई बार कंपनी वाले किसान को सलाह भी देते हैं कि इस आप केमिकल का छिड़काव ना करें, इस कीटनाशक का छिड़काव ना करें, ये मधुमक्खियों को लिए घातक हो सकता है। इसके बदले ये कीटनाशक है जो बहुत कारगर है आपके इस कीड़े के लिए भी, जो घातक कीड़ा है, और मधुमक्खियों के लिए ज्यादा घातक नहीं है। और वो आके जिस दिन आपको स्प्रे करना है, सुबह के समय बक्सों का जो एग्जिट गेट है उसको बंद करते हैं, कितनी देर तक बंद रखना है वो सारा कार्य कंपनी वाले करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो हमारे बगीचे वाले हैं, एप्पल वगैरह, सेब और दूसरे, वो इस बात को समझने लगे हैं, और वो भी अब मधुमक्खी पालकों को वहां बक्से रखने की एवज में पैसे देते हैं। तो इस प्रकार से जो मधुमक्खी पालन है, जो मधुमक्खियां हैं, हमारी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आम जन को भी, हमारे बच्चों को, सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि मधुमक्खियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पहला योगदान जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो तो पॉलिनेशन है, परागण है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में शहद, प्रोपेलिस, रॉयल जेली, वेनम, अब इसके विष से बहुत सारी वो दवाइयां बनती हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियां बहुत ही सामाजिक प्राणी है, और उनका कृषि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बाय प्रोडक्ट भी, आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में शहद की और इन दूसरे पदार्थ की बात करें हम, उत्पादों की, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को समझते हुए हमारे आम किसान को और आम व्यक्ति को इनके महत्व को समझना पड़ेगा, और उसी के अनुरूप हम आगे और बहुत एडवांस स्टेज में अलग अलग विषयों पे पॉलिनेशन को लेके, और दूसरे जो जो सेकेंडरी पॉलिनेटर्स हैं हमारे, जो मधुमक्खियों के अतिरिक्त हैं, उन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य अनुसंधान का देश के अंदर चल रहा है। आगे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूं कि हमारे किसानों की जो फसलों की उपज है वो बढ़ेगी, और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और देश में लगातार मधुमक्खी पालकों की संख्या, मधुमक्खी के बक्सों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2000 वर्ष के अंतर्गत 2000 और 2001 में कुल शहद का उत्पादन देश में 10,000 मीट्रिक टन था, और गत वर्ष जो है वो लगभग 2.25 लाख जो है मीट्रिक टन, सवा लाख मीट्रिक टन के लगभग वो शहद का उत्पादन हुआ है। और आज देश में लगभग 35 लाख जो है बक्से मधुमक्खियों के हैं। लेकिन आवश्यकता बहुत है, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पॉलिनेशन सक्षम रूप से नहीं हो पाता, डेफिसिट है पॉलिनेशन के अंदर, जिसके कारण से फसलों की जो पोटेंशियल यील्ड है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, और उनकी गुणवत्ता भी उतनी नहीं मिल पा रही है। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में जब अच्छी अनुसंधान का कार्य होगा और किसान इस चीज को समझेंगे, मधुमक्खियों के योगदान को और पॉलिनेटर्स के योगदान को, तो निश्चित रूप से हमारी फसलें अच्छी होंगी, और उनकी उपज और उनकी गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।